हेलो माय फ्रेंड्स, राजीव क्लास हिस्ट्री की सोल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और वेलकम है। तो चलिए आज का नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो चलिए आइए हेडिंग देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए स्टूडेंट, ये आपके किसी भी क्लास में 11वीं में जाइए, 12वीं में जाइए, चाहे आगे की कोई भी क्लास पढ़ाई कीजिए, उसमें मैथमेटिक्स अगर आप बनाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ जरूर आता है, समस्याओं के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, और बनाने के लिए आता है। तो चलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। चलिए स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जो एक रेखा को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आता होगा। तो ऐसी समीकरण जो रेखा को रिप्रेजेंट करता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और कैसे समीकरण रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, जिसमें एक्स का या चर का अधिकतम घात एक होता है वह रेखा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मतलब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बी, इसमें x का अधिकतम घात कितना है बोलिए तो एक है, x का अधिकतम घात एक है, इसलिए ये बोलिए कौन सा हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो यह है एक चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन हमको पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन आपको हर बात को जानना है। तो ये बोले तो कौन है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे 2x प्लस में 3 = 0 ऐसे लिखा हो तो इसमें एक ही चर है, x है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात एक है। फिर 4y प्लस 6 = 0, यहाँ पर भी देखिए 0 हो चाहे 9 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी रैखिक समीकरण में देखिए, इस समीकरण में देखिए y का अधिकतम घात कितना है बोलिए तो एक है, y का अधिकतम घात एक है। कोई भी समीकरण हो जब उसमें x का मैक्सिमम घात एक हो तो समझिए कि वो क्या है? रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये स्टूडेंट ये दिमाग में रख लीजिए, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको देखना है कि उसमें जो चर है, कोई भी समीकरण उसमें चर का घात एक तो नहीं है, एक हुआ तो वो क्या होगा बोलिए? रैखिक समीकरण होगा। तो इसमें एक चर है, इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ये पॉलिनोमियल में आपको बताया था, रैखिक बहुपद में इसको बताया था x प्लस बी। तो इंपोर्टेंट है, आप इसको जानते होंगे, समझते होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन हमको स्टडी करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ax by प्लस c = 0, इस पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें x का अधिकतम घात कितना है आप खुद बताइए? जी बिल्कुल एक है। इसमें x का y का अधिकतम घात कितना है? एक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें x और y का अधिकतम घात एक है। मैं अभी बताया था कि वो कोई भी समीकरण हो जिसमें x और y का अधिकतम घात एक होता है वो रैखिक समीकरण होता है। तो ये रैखिक समीकरण हुआ, चलिए ठीक है, रैखिक हो गया, चलिए बिल्कुल सही कि ये रैखिक हो गया। दूसरी बात देखिए कि रैखिक समीकरण तो हो गया, लेकिन चरों की संख्या इसमें कितनी है? x और y। कितने चर हो गए बोलिए तो दो चर हो गए, x और y चरों की संख्या दो हो गया। तो इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि दो चर है और एक रेखा को ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c = 0 के फॉर्म का हो उसे क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by, ऐसे में मतलब प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस सी, तो ऐसे भी अगर हो तो वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का हो, चाहे x प्लस by बराबर माइनस सी के फॉर्म का हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by = c, ये किसी भी फॉर्म का हो उसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पहचानने आना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आपको आएगा ही नहीं तो कैसे मतलब आप समझ पाइएगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे है देख लीजिए। इसमें x और y क्या है? चरों की संख्या दो है। इसमें x और y के अधिकतम घातों की संख्या एक है। एक घात मतलब रेखा को रिप्रेजेंट करता है और x और y चरों की संख्या दो है, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें भी x y चरों की संख्या दो है, इसलिए मतलब दो चर है, लेकिन इसका x और y का घात एक है, इसलिए ये रेखा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस सबको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ओवरऑल परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। या ax प्लस by प्लस c बराबर माइनस c, x प्लस by = c के फॉर्म का होता है उसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण।
आपको बस समझना है, अगर समझ गए तो परिभाषा खुद बना दीजिएगा, नहीं तो डेफिनेशन रट रट का आपका ही दिमाग खराब होगा। अरे बहुत सारे काम है, उसको भी तो करना है, बहुत सारा सब्जेक्ट इसके बाद भी उसको भी पढ़ना है, इसलिए समझिए, इस पर फोकस कीजिए। वह समीकरण जो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का होता है उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर हमको पढ़ना है युग्म के बारे में। अगर दो समीकरणों का जोड़ा ले लेंगे तो उसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। अगर ऐसे ले लें a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये युग्म इसको बोलेंगे, पेयर बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। These are pair of linear equation of two variable. Listen to me carefully. I hope you understand it. Okay? चलिए ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा भारी नहीं है, सिंपल है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? जब दो रैखिक समीकरणों का पेयर लेते हैं तो उसे बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। स्टूडेंट ये बात समझिएगा, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में a को बोलते हैं x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ y मतलब y का गुणांक, c बोलते हैं अचर पद। तो इसको याद रखिएगा। और x और y क्या है? वेरिएबल्स है, मतलब चर है, इनके मान बदलते रहते हैं। एक क्वेश्चन बनाइएगा तो x और y का मान मतलब कुछ आ जाएगा, फिर दूसरा रैखिक समीकरण बनाइएगा तो उसमें x और y का मान कोई दूसरा आ जाएगा। तो मतलब x और y के मान बदलते रहते हैं, मतलब a और b क्या है बोलिए तो यहाँ पे कांस्टेंट है। x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a b मतलब ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। ये और भी 0 हो जाएंगे तो मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो याद रखना है स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, आप इस एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए स्टूडेंट, एक छोटा सा आप लोगों से टेस्ट लेते हैं हम कि क्या आप लोगों को रैखिक समीकरण पहचानने आता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन है और कौन नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक जांच करते हैं। बस आपको बता देना कि कौन रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, बस हमको एक करना है। एक चर वाला भी आपको नहीं बताना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बताइए कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन है। एक और ले लेते हैं, सही रहेगा। चलिए इसमें बताइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन है। हमको बताना है linear equation of two variable, which are linear equation of two variables, which of them, बहुत सारे हैं इसमें, मतलब आप बता सकते हैं। देखिए आप ध्यान से समझिए, this is not linear equation of two variable because y does not exist in this equation। y क्या exist किया इसमें? नहीं है, सिर्फ इसमें x चर है, इसकी घात 1 है। तो ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन इसमें y नहीं है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण ये क्या है बोलिए तो नहीं है। तो इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। फिर ये बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण है? बिल्कुल नहीं है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि दो चर है x और y और उसका घात 1 भी है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, चर तो एक ही है लेकिन इसका घात 2 हो गया, तो दो घात हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसका ग्राफ परवलय की तरह होने लगेगा, सरल रेखा नहीं होगा। इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण होने के लिए किसी भी चर का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये बात आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, 2x² 2y² प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या स्टूडेंट ये बताइए, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? x और y दो चर तो है भी इसमें, लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि x का घात 2 हो गया है, y का घात 2 हो गया है, क्योंकि x और y का घात 1 ही होना चाहिए मेरा भाई। तो ये बताइए कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सबसे पहली बात की कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है और कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, पहले ये आपको डिटर्मिनेशन करने आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं। हाउ मेनी solutions of given equations
चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत आसान देते हैं, बताइए इसके हलों की संख्या कितनी होगी। 1 होगी कि 2 होगी कि अनंत की डी। नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, इसके हलों की संख्या कितनी होगी। 1 होगी, 2 होगी, अनंत होगी, या मतलब इसके हलों की संख्या कोई नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। चलिए ठीक है, इसके हलों की संख्या देखिए अनंत होगी। सबसे पहले हलों की संख्या एक अनंत कैसे होगी, देखिए ध्यान से समझिए। एक्स और वाई का वो मान जो इसे सपोर्ट करता है। ध्यान से देखिए, एक्स का मान यहाँ पर 1 और वाई का मान 1 ले लीजिए, ठीक है। एक्स और वाई का 1 लिख लेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 5 बराबर 5 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस रैखिक समीकरण में एक्स और वाई का एक मतलब एक हल हो गया। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5 है, तो अगर मान लेते हैं कि x का मान आप 0 ले सकते हैं और y का मान ले सकते हैं 5/3, ऐसे भी तो ले सकते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए x का मान 2 इंटू एक्स का मान 0 हो गया, 3 इंटू वाई का मान 5 कितना हो गया 3 हो गया इक्वल टू 5 है। ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 3 से 3 5 हो जाएगा इक्वल टू 5, तो 5 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो ऐसे रेंडम कोई भी संख्या लेके इसके अनंत सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोई भी रैखिक समीकरण जो दिया होता है, एक रैखिक समीकरण का पेयर नहीं दिए हैं, एक ही रैखिक समीकरण दिए हैं। तो एक कोई रैखिक समीकरण दिया हो तो उसके हलों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। अभी 2 ही रखे हैं, अब y का मान 0 रख देंगे और x का मान 5/2 रख देंगे, तो 2 से 2 फिर कट जाएगा 5 और प्लस में यहाँ पर 0 इक्वल टू फिर 5 आ जाएगा। बहुत सारे सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। तो अगर समझिए ध्यान से, एक चर वाला दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दिया हो, पेयर में नहीं दिया हो, सिंगल दिया हो, आपसे कोई पूछे कि बताइए कि सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलिए तो अनंत होगा। उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए। तो चलिए रैखिक समीकरण, सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाया कैसे जाता है, यही हम लोगों को चैप्टर में सीखना है। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए एक रैंडम इसी तरह एग्जांपल लेते हैं। रोहित बाजार से 6 पेन तथा 3 किताबें 25 रुपया में खरीदता है। सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी स्टूडेंट, ये जानना जरूरी है। तो देखिए एग्जांपल के जरिए आप समझिएगा। रोहित बाजार से 6 पेन तथा 3 किताबें 25 रुपए में खरीदता है, तथा मोहित उसी तरह की 8 पेन 7 किताबें 75 रुपया में खरीदता है। इसका बीजगणितीय रूप का निर्धारण करें। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत आसान है। इस तरह की समस्या हमारे दैनिक जीवन में हमको देखने को मिलते हैं और उसी को सॉल्व करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का इजाद किया गया है और आपके सिलेबस में है ये। रोहित बाजार गया 6 पेन तथा 3 किताबें खरीदता है और 25 रुपया अदा करता है, ठीक है। ऐसे 6 पेन और 3 किताबें एकदम 25 रुपये से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मतलब एग्जाम्पल है, रेंडमली ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले एक पेन की कीमत आपको पता होगा तभी तो 6 पेन का निकाल सकते हैं। एक किताब की कीमत आपको पता हो तभी तो 3 किताब का निकाल सकते हैं। उसके बाद पेन का दाम, किताब का दाम, दोनों को जोड़ देंगे, 25 रुपया कर देंगे। तो सबसे पहले एक पेन की कीमत मानते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले चैप्टर में आपको केवल रैखिक समीकरण बनाना है, उसके ग्राफ के बारे में अध्ययन करना है। माना कि एक पेन की कीमत कितना रुपया, x रुपया। एक किताब की कीमत
कितना रुपया, वाई रुपया, एक्स और वाई दो चर लेना पड़ेगा। अब बोलिए 6 पेन और 3 किताबें हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिख के बना सकते हैं यहाँ पे 6 पेन तथा 3 किताब का मूल्य कितना रुपया है, 25 रुपया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 6 हो गया, 6 तो पेन है, एक पेन की कीमत 100 रुपया, तो 6 पेन की कीमत 6 100 रुपया, और एक किताब की कीमत वाई रुपया, तो 3 किताब की कीमत 3 वाई रुपया। तो इस ये कलम का दाम हो गया, ये क्या हो गया बोलिए तो किताब का दाम हो गया। दोनों का दाम कितना है बोलिए तो 25 है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बोलिए 1 है। तो इसी तरह बनाया जाता है। आप अच्छी तरह से समझिए, क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ, बिल्कुल दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। 6x + 3y = कितना बोलिए तो 25। अब देखिए उसी तरह फिर दूसरे कॉन्सेप्ट कंडीशन जो दिया है मोहित, उसी तरह 8 पेन और 7 किताबें, 8 पेन 7 किताबें 75 रुपया, 75 रुपये में खरीदता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए एक पेन की कीमत 100 रुपया है, तो 8 पेन की कीमत कितना रुपया, 8x रुपया। एक किताब की कीमत वाई रुपया, तो 7 किताब की कीमत बोलिए तो 7 वाई रुपया। तो ये हो गया किताब का रुपया कुल, और ये हो गया कलम का कुल रुपया। और कुल रुपया हमको ऑलरेडी दिया कितना है बोलिए तो जोड़ के 75 रुपया दिया है। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया बोलिए तो 2 हो गया। तो आपको इसी तरह दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाना है। अब दोनों को यहाँ पे लिख देंगे, 6x + 3y = कितना हो गया, 25 हो गया, 8x 7y = 75 हो गया। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये बात समझ गए होंगे एग्जाम्पल से कि वास्तव में हमको ये जरूरत क्यों पड़ता है, कि हमारे दैनिक जीवन में इन सब का क्या पड़ता है बोलिए तो जरूरत पड़ता है। दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करने में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का यूज करना पड़ता है, और इस तरह बनता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ। स्टूडेंट ये आप, हमको उम्मीद है कि पीछे वाले क्लास में आप पढ़े होंगे। देखिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है = 0 a2x b2y प्लस में c2 = 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या है बोलिए तो पेयर है। अब ध्यान दीजिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ 3 तरह से हो सकता है। या तो वो हो सकता है प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकते हैं, ठीक है, समांतर, पैरेलल, नहीं तो तीसरी बात क्या हो सकती है बोलिए तो समपाती, कोलिनियर। तो देखिए रैखिक समीकरणों का ग्राफ 3 तरह का हो सकता है। प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी रासायनिक समीकरणों का पेयर का ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब उनका ग्राफ ऐसे होता है, दोनों एक दूसरे को एक लाइन पे प्रतिच्छेद करती है, एक लाइन पे, इसलिए इसके हलों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये सब आगे हम बताने वाले दूसरे चैप्टर में। बस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रैखिक समीकरणों का एक ऑलरेडी बेस आपके अंदर बन जाएगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो ग्राफ होता है कितने तरीके से संभव है, क्योंकि जब वहां पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 शेयर करते हैं जब दूसरे चैप्टर में स्टूडेंट को, तो वहां पे थोड़ा स्टूडेंट को ये बात आने लगता है कि अचानक कहां से आ गया। तो समझ लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ 3 तरह से हो सकता है। वो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं, चाहे दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या हो सकती हैं बोलिए तो समांतर हो सकती हैं या समपाती होती हैं। एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है। तो ये 3 तरह के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसको कंडीशन ही बताने वाला हूँ कि ये होगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर थोड़ा सा बस आप एक देख लीजिए तरीके से, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2।
प्रतिच्छेदी के लिए ये शर्त होता है, समांतर के लिए शर्त होता है और संपाती के लिए शर्त होता है। ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन बस यहाँ पर एक छोटी सी बात बस आपको सीखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, मतलब पेयर ऑफ लाइंस होते हैं, जो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं, इनके ग्राफ तीन तरह से संभव है। या तो वे एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग कर सकती हैं, या पैरेलल हो सकती हैं, या क्या हो सकती हैं बोलिए तो समपाती होती हैं। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आगे देखना है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको सीखना है कि कैसे समीकरण बनाया जाता है और उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज चालू ही कर देते हैं आज सबका। एक्सरसाइज 3.1। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 चालू करते हैं। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किताब स्टूडेंट रखे हैं, आप वहां पर मिलाते रहिएगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। सबसे पहले एज संबंधित कोई भी प्रश्न बनाने के लिए किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु मानना पड़ता है। अगर मेरी वर्तमान आयु पता हो तो आप 2 साल, 3 साल, 10 साल पीछे जाके मेरी आयु बता सकते हैं। अगर मेरी वर्तमान आयु अभी पता हो तो आप 10 साल बाद मेरी आयु क्या होगी बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, एज प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा वर्तमान आयु पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि बिना वर्तमान आयु के ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। जैसे मैं अभी 25 वर्ष का हूं तो 3 वर्ष बाद 28 वर्ष का हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी का पता है मुझे, और 3 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था, 22 साल का था। तो ऐसे अगर मेरे को पता होगा अभी वर्तमान, तभी मैं आगे का बता सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो तो वर्तमान आयु हमको मानना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो चलिए सबसे पहले आफ्ताब की आयु मानते हैं। आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितना है बोले तो x वर्ष। उसके पुत्री की आयु, उसकी पुत्री का आयु कितना हो गया y वर्ष, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की सहायता से हमको बनाना है। 7 वर्ष पूर्व जाना है तो देखिए 7 वर्ष यहाँ पे लिख देंगे, 7 वर्ष पूर्व। आसानी से एकदम सिंपल तरीके से बनाइए। 7 वर्ष अगर पहले जाना है तो वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटाएंगे तभी तो हम 7 साल पीछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु देखिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 7। 7 वर्ष पहले अगर उसके पुत्री की आयु हो जाएगा तो y माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बात समझिए। चलिए 7 साल पहले हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 7 गुनी आयु का था। ठीक है, ये आफ्ताब बोलता है, ये आफ्ताब है, ये उसकी क्या है मतलब डॉटर है। ठीक है, आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये 7 गुनी आयु का था, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका दिए हैं बोलिए तो बराबर का चिन्ह दिए हैं। ये 7 गुनी छोटी है तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो अपने बाप के बराबर हो जाएगी। ठीक है, छोटे वाली राशि में गुना करते हैं तभी तो अपने बड़े वाली राशि के बराबर हो गया, क्योंकि ये पुत्री की आयु कम है, उससे 7 गुना करेंगे तो ये उसके बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर इम्प्लाइज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7y फिर कितना हो जाएगा 7 प्रत्येक क्यों 49 हो जाएगा। x हो गया, इधर आएगा तो माइनस में कितना होगा 7y हो जाएगा, फिर माइनस में 7 इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7y फिर बोलिए कितना हो जाएगा प्लस में 42 इक्वल टू कितना हो गया तो 0 हो गया। तो ये देखिए, ये अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक पार्ट आया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 3 वर्ष बाद, तो बाद जाने के लिए जो वर्तमान आयु है उसमें क्या जोड़ेंगे x प्लस 3 फिर y प्लस 3। ये 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ये 3 वर्ष बाद उसके पुत्री का आयु। ये आफ्ताब हो गया, ये उसकी डॉटर हो गई। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ये 3 गुनी छोटी हो जाएगी तो इसको 3 गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी अपने पिताजी की, क्योंकि मैथ में हमेशा इक्वेशन बराबर लिखा जाता है। ठीक है, छोटा भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन जब बराबर का दिया है तो बराबर ही करना है। तो x प्लस 3 फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3y फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर x इधर आएगा तो माइनस में कितना होगा 3y हो जाएगा, फिर 9 उधर जाएगा तो माइनस में 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए तो 6। इधर आएगा तो x माइनस 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 फिर x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल
नहीं है, बिल्कुल है। एक्स और वाई का घात कितना है? एक है। एक्स और वाई का घात क्या है? और ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। एक्स और वाई दो चर भी है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा